हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की हिंदी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका पार्ट सेकंड है एवरीवन। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें बहुत अच्छे अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवेदन से क्या अभिप्राय है और वर्तमान में ऐसे कौन से विषय हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि बेसिकली आपको इस वाले क्वेश्चन में प्रतिवेदन के बारे में बताना है और ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर प्रतिवेदन तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले परिचय से शुरू करेंगे एवरीवन। सो इसके परिचय में प्रतिवेदन का अर्थ है किसी विषय, घटना या समस्या पर व्यवस्थित और तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत की गई लिखित जानकारी। यानी कि प्रतिवेदन यानी कि एक तरीके से रिपोर्ट कह सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी विषय के बारे में, किसी घटना के बारे में या फिर किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आप कोई भी फैक्ट्स और कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो लिखित होती है तो उसे हम रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह जानकारी एक निश्चित उद्देश्य और पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाती है। प्रतिवेदन का उद्देश्य होता है कि किसी भी विषय का विश्लेषण, निष्कर्ष और समाधान प्रस्तुत किया जा करना। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रतिवेदन जो होता है वो बेसिकली किसी भी एक विषय के बारे में या किसी भी विषय के बारे में विश्लेषण करना, उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में निष्कर्ष देना या फिर उससे रिलेटेड अगर कोई समाधान है तो वो प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, यह प्रशासनिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण संचार का माध्यम होता है। यानी कि प्रशासनिक क्षेत्र हो, शिक्षक क्षेत्र हो या व्यावसायिक क्षेत्र हो, रिपोर्ट्स जो होती हैं वो हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन प्रतिवेदन एक औपचारिक दस्तावेज होता है जो शोध, निरीक्षण और विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है। यानी कि इसमें बहुत सारे आपको फैक्ट्स जुटाने होते हैं, आपको रिपोर्ट्स तैयार करनी होती हैं, उसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, उनका विश्लेषण करना होता है, उसके बाद आप किसी रिपोर्ट को तैयार करते हैं। ठीक है, इसमें विषय की वस्तुनिष्ठ व्याख्या की जाती है ताकि पाठक को निर्णय लेने में सहायता मिले। यानी कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम प्रतिवेदन की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। तो पहली जो परिभाषा है वो है डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा की। प्रतिवेदन वह लिखित प्रस्तुति है जिसमें किसी समस्या, घटना या स्थिति का तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत किया जाता है। बेसिकली ये वही चीज़ें बोल रहे हैं कि उसमें फैक्ट होने चाहिए, उसमें कुछ आंकड़े होने चाहिए, उसके बाद हम उसका विश्लेषण करेंगे और उससे रिलेटेड कोई समाधान प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी सेकंड परिभाषा है वो है डॉक्टर एस गिल की। प्रतिवेदन किसी विषय की विस्तार पूर्वक विवेचना करने और उसके परिणाम को प्रस्तुत करने का माध्यम है। यानी कि कोई भी विषय है, कोई भी टॉपिक है, उसके बारे में अगर हम विस्तार से जानकारी देना चाहते हैं तो वो एक तरीके से रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में प्रतिवेदन के लिए उपयुक्त विषय, यानी कि वर्तमान में जो प्रतिवेदन के लिए जो बहुत अच्छे जो विषय होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है, आज के समय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन आवश्यक है। यानी कि ये सारे ही टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे आप प्रतिवेदन बना सकते हैं और ये बहुत ही उचित टॉपिक होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित विषय पर प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले पर्यावरणीय समस्याएं और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से विषय आएंगे? जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग, वायु और जल प्रदूषण। ठीक है, ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पे हम कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिखा सकते हैं, फैक्ट्स दिखा सकते हैं, फिर सोल्यूशन भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो महत्व क्या होगा? पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और संरक्षण का उपाय सुझाने के लिए। यानी कि बेसिकली हमें इसमें कुछ उपाय भी सुझाने होंगे जो कि हम आसानी से सुझा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है बेरोजगारी और आर्थिक असमानता। क्यों? क्योंकि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऐसे हैं जो कि बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और वहाँ पे आर्थिक असमानता देखने को मिल सकती है। हमारा भारत देश भी एक ऐसा ही देश है जिसमें आर्थिक असमानताएं बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम भी इस टॉपिक को अच्छे से दिखा सकते हैं, इस पर रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो विषय रख सकते हैं हम, क्या क्या रख सकते हैं? युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आय की असमानता। क्योंकि जो हमारा ग्रामीण इलाका होता है और जो शहरी इलाका होता है उसमें जो आय का जो डिफरेंस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट उठा सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई भी सोल्यूशन दे
सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो महत्व होगा वो कैसे होगा, रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के सुझाव देने के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, रोज़गार से रिलेटेड है, तो रोज़गार के अवसर बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है वो है शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल शिक्षा, यानी कि जो डिजिटल शिक्षा है वो कैसे उपयोगी हो सकती है और शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसमें जो विषय होंगे कौन कौन से होंगे, शिक्षा प्रणाली में सुधार, क्योंकि गुणवत्ता तो तभी आएगी ना जब सुधार होगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण डिजिटल शिक्षाओं की पहुँच, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो डिजिटल शिक्षा है उनको कैसे पहुँचाया जा सकता है, कैसे बेटर इंटरनेट सेवाएँ दी जा सकती हैं, कैसे इंटरनेट की क्लासेस जो होती हैं वो दी जा सकती हैं, कैसे एप्लीकेशंस का यूज़ करना सिखाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इस रिपोर्ट में तैयार की जा सकती हैं। इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा, महत्वपूर्ण शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाना, यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सब तक पहुंच पाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट एंड फोर्थ टॉपिक है वो हो सकता है स्वास्थ्य सेवाएं और महामारी प्रबंधन, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को दिखाना, महामारी जैसे कोविड-19 का प्रबंधन कैसे होगा, कोविड-19 क्या था, इससे बचने की जो चीज़ें हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा, इससे हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो बेटर होगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड जो हमारी पॉलिसीज़ या नीतियाँ जो होती हैं वो हम अच्छे से बना पाएंगे, गवर्नमेंट अच्छे से जो चीज़ें हैं उनको कर पाएगी। उसके बाद महामारी से भी बचाव होगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता, यानी कि विषय, इसमें महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में जो असमानताएं होती हैं, यानी कि फीमेल के साथ जो अलग बर्ताव किया जाता है, मेल के साथ अलग बर्ताव किया जाता है, सैलरी में अंतर होता है, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं। और लैंगिक जो भेदभाव होता है, किसी को कम पढ़ने दिया जाता है, किसी को ज़्यादा पढ़ने दिया जाता है, ये सारी जो चीज़ें हैं जो लिंग के आधार पर होती हैं उस पर भी बातचीत हो सकती है। उसके अलावा इसका जो महत्व होगा उसमें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो कदम है वो उठाए जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है तकनीकी प्रगति और साइबर सुरक्षा, ठीक है। तो इंटरनेट का दुरुपयोग, साइबर अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव, ये सारे जो हो सकते हैं ये हमारे विषय हो सकते हैं, यानी कि हमारे टॉपिक्स हो सकते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, डिजिटल युग में तकनीकी खतरों से बचाव जो होगा उसका जो अवेयरनेस होगी वो फैलेगी, यानी कि वो लोग जो साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, वो अपने आप को सेव कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद जल संकट और जल संरक्षण, ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है। इसमें हम विषय कौन कौन से ले सकते हैं, जल संसाधनों की कमी, हाँ ले सकते हैं। उसके बाद जल प्रबंधन की जो नीतियां हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जल संरक्षण के उपायों को सुझाने के लिए हमें कुछ जो पॉलिसीज़ मिलेंगी, कुछ उपाय मिलेंगे जिससे हमारे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व हो सकती हैं और आगे हमारी जो जो फ्यूचर है वो बेटर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है जो है राजनीतिक सुधार और चुनावी प्रक्रियाएं, क्योंकि हमारे देश में जो चुनाव है ना वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट से सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो इसी में जो हम टॉपिक ले सकते हैं वो कौन कौन से ले सकते हैं, जैसे कि चुनाव सुधार है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और घोटाला देखने को मिलता है चुनावों में, तो हम उसको ले सकते हैं। और भ्रष्टाचार नियंत्रण, यानी कि उस टाइम पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको कैसे रोका जाए, और लोकतंत्र की जो चुनौतियाँ होती हैं, क्योंकि देखो चुनाव में जो भ्रष्टाचार है वो लोकतंत्र की एक चुनौती है, तो उसको भी हम इसके एज अ टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसका जो महत्व है वो क्या होगा, राजनीति में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी बढ़ेगी और जो हमारा लोकतंत्र है ना वो भी पारदर्शी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक समानता और जातिवाद। इसमें जो कुछ टॉपिक्स हैं उसके नाम है जाति आधारित भेदभाव या सामाजिक समरसता, यानी कि हम कह सकते हैं कि जाति के आधार पर जिन लोगों के साथ असमानताएं होती हैं या फिर जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है वो जो चीज़ें हैं हम उनको दर्शा सकते हैं। और समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न वर्गों के साथ होने वाली जो चीज़ें हैं उनको हम सबको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक समान और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करने में हमें हेल्प मिलेगी। इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि क्या चीज़ें ऐसी हैं समाज में जो दूसरे वर्गों के लिए अच्छी नहीं है और जो होनी नहीं चाहिए हमारे समाज में, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वो है शहरीकरण और ग्रामीण विकास, यानी कि जो हमारा शहरीकरण है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है और उसके अलावा जो हमारे गांव के इलाके हैं वहाँ पे भी तो विकास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें जो हम जो टॉपिक्स ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं, शहरीकरण की समस्याएं, यानी कि शहरीकरण की वजह से जो होने वाली समस्याएं हैं जैसे कि पॉल्यूशन होता है, पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। एंड उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की आवश्यकता, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ कहाँ विकास की आवश्यकता
सकता है, किन-किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाना चाहिए वगैरह, वगैरह, ठीक है? इसके बाद इसका जो महत्व होगा वो क्या होगा? संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि जो हमारा विकास है उसको हम कैसे संतुलन में बनाए रख सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं, ठीक है? इसका ये महत्व होगा। इस चीज़ से हमें ये समझने की ये नॉलेज मिलेगी, ठीक है? तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रतिवेदन की उपयोगिता। बेसिकली अब हम ये जानेंगे कि प्रतिवेदन की जो उपयोगिता होती है वो क्या होती है, यानी कि अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, वो आपके लिए कैसे उपयोगी है, ठीक है? पहला है समस्याओं का विश्लेषण, यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट हो रही हैं या जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं, हम उनको अच्छे से समझ सकते हैं और उसी की वजह से जो है हम आगे पॉलिसीज़ बना सकते हैं। तो समस्याएं हम समझ सकते हैं, उनकी जांच कर सकते हैं, फिर अपना जो समाधान है वो दे सकते हैं। उसके बाद सार्वजनिक जागरूकता, यानी कि समाज में जागरूकता बढ़ाने और उसको प्रभावी साधन बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं रिपोर्ट का। उसके बाद नीति निर्माण में सहायक, सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में बेहतर नीतियाँ बनाने के लिए जो रिपोर्ट्स होती हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स के ज़रिए से जो चीज़ें हैं वो नई सामने आती है, नई नई चीज़ें सामने आती हैं, नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, ठीक है? उसके बाद है शैक्षणिक उपयोग। छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, यानी कि आंकड़े जो होते हैं ना वो उस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। तो प्रतिवेदन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान सुझाने का एक प्रभावी माध्यम है, यानी कि किसी भी रिपोर्ट या प्रतिवेदन से हम कहीं की भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समस्याएं हैं उनको समझ सकते हैं और उनके लिए एक समाधान दे सकते हैं। वर्तमान में पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी जैसे विषयों पर प्रतिवेदन तैयार करना अत्यंत आवश्यक है। ये न केवल समाज में जागरूकता बढ़ाने में सहायक हैं, बल्कि नीति निर्माण और विकास को भी दिशा प्रदान करते हैं, यानी कि ये हमारे समाज को अच्छा बनाएंगे और हमारे समाज के लिए जो भी नीतियाँ हैं जो अच्छी हैं उनको लेने में भी हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है? आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्तमान युग में ब्लॉगिंग का क्या महत्व है। आई होप आप सभी ब्लॉगिंग को तो जानते ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो ब्लॉगिंग है ये है क्या और इसका क्या महत्व है, ठीक है? तो चलिए इसके परिचय से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ब्लॉगिंग आज के डिजिटल युग का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम बन गया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों, अनुभवों और ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचा सकता है। यानी कि ब्लॉग के जरिए आप जो कर रहे हैं, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, आप पूरी दुनिया तक उसको शेयर कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक ऑनलाइन मंच है जहां व्यक्ति स्वतंत्र रूप से लेख, टिप्पणियां और विचार साझा कर सकता है। यानी कि आप जहां वहां जो चाहें वो लिख सकते हैं, अपनी डिबेट्स लिख सकते हैं, अपने विचार लिख सकते हैं, अपनी चीज़ें लिख सकते हैं, आप लिखकर पूरी दुनिया तक उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है? यह न केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति का साधन है, बल्कि सूचना के प्रसार और सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि ये हमारी व्यक्तिगत चीज़ों को तो पहुंचाता ही पहुंचाता है, जो हमारी जो व्यक्तिगत सोच है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो उसको दूसरों तक पहुंचाता है। बट ये जो ब्लॉगिंग है ना, ये दूसरों को बहुत सारी चीज़ों के लिए हेल्प कर सकता है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने ब्लॉग के ज़रिए से उसको पोस्ट कर दिया एंड आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपके लिए वो क्या करेगा, एक तरीके से इन्फॉर्मेशन रिसोर्स का काम करेगा। तो ब्लॉगिंग जो होती है वो हमारी अभिव्यक्ति को शेयर करने और हमें जो जानकारी है उसको लेने में भी हेल्प करता है, ठीक है? इसके आगे अब हम देखेंगे इसका जो महत्व होता है, यानी कि ब्लॉगिंग का क्या महत्व होता है। तो अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आपके विचारों को रखने के लिए अवसर आपको प्रदान करता है। तो ब्लॉगिंग व्यक्ति को अपनी सोच और रचनात्मकता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। लोग अपनी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को साझा करके दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, यानी कि उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन है वो दूसरों को शेयर कर सकते हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है। तो दूसरा पॉइंट है सूचना और ज्ञान का प्रसार, यानी कि जो आपके पास सूचना है वो आप दूसरों को दे सकते हैं। ब्लॉगिंग के माध्यम से विशेषज्ञ अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर सकते हैं। यह क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य और पर्यावरण की पर सूचनाओं का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, ठीक है? नेक्स्ट है डिजिटल संचार का प्रभावी साधन। ब्लॉगिंग सामाजिक संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसा मंच है जहां लोग विचार आदान प्रदान करते हैं और विभिन्न मुद्दों पर संवाद स्थापित करते हैं। यानी कि जो ब्लॉगिंग वाला जो एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी सोच का आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं और वहीं पे आप संवाद भी स्थापित कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए
आगे बढ़ते हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यावसायिक विकास, यानी कि व्यावसायिक विकास कैसे होता है ब्लॉगिंग के ज़रिए। चलिए देख लेते हैं। आपने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो सुना ही होगा, वो ब्लॉगिंग के ज़रिए से ही तो होती है। तो ब्लॉगिंग आज के व्यवसाय के विस्तार का एक शक्तिशाली उपकरण है। डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोशन और ब्रांड बिल्डिंग के लिए ब्लॉग्स का उपयोग किया जाता है। ये छोटे और बड़े व्यवसाय को अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। यानी कि अगर आप किसी भी तरीके से किसी भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो आप ब्लॉग्स के ज़रिए से दूसरों को इन्फॉर्म करते हैं और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता। तो यहाँ पे राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता में ब्लॉगिंग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाने का एक सशक्त माध्यम है। लोग ब्लॉग के ज़रिए अपनी राय व्यक्त करते हैं और जनमत को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो लोग हैं ना, वो जागरूकता फैलाने के लिए ब्लॉगिंग का यूज़ करते हैं, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसकी जागरूकता बढ़ाते हैं और जनमत जो है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आय का स्रोत। वर्तमान में ब्लॉगिंग न केवल शौक है बल्कि आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यानी कि ब्लॉगिंग के जरिए से लोग जो है वो अपनी इनकम का सोर्स भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ब्लॉगर्स विज्ञापनों, एफिलिएट मार्केटिंग और प्रयोजित सामग्री के माध्यम से धन कमा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ब्लॉगिंग पे जो आपका इनकम का रिसोर्स बन सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा शिक्षण और ई लर्निंग में योगदान। ब्लॉगिंग शिक्षा क्षेत्र में भी सहायक है। शिक्षक और विशेषज्ञ अपने ब्लॉग्स के माध्यम से शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराते हैं, छात्रों शोधकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है। यानी कि आपने भी बहुत बार सर्च करके देखा होगा गूगल पे, तो आप वो ब्लॉग्स ही तो देखते हैं जहाँ पे आप किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। तो वो जो होता है वो एक तरीके से ब्लॉग होता है, जिसके ज़रिए से आप जो है बहुत सारी सामग्री जो है वो ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं वर्तमान युग में ब्लॉगिंग की क्यों आवश्यकता होती है। तो डिजिटल युग में संवाद का प्रमुख साधन होता है ब्लॉगिंग। सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रसार ने ब्लॉगिंग को और अधिक प्रासंगिक बना दिया है। इनकी ये जो सोशल मीडिया है ना, ये ब्लॉगिंग को और ज़्यादा एक्सपेंस कर देती है। ठीक, सूचना तक आसान पहुंच। ब्लॉग्स के माध्यम से डिजिटल विषयों को सरल भाषा में समझाया जा सकता है। यानी कि जो ब्लॉग्स हैं उनके ज़रिए से हम किसी भी सूचना को बहुत ही ईजी वे में दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक संपर्क का माध्यम, यानी कि जो ब्लॉगिंग होता है ना, वो वैश्विक संपर्क का माध्यम होता है। आप अपनी कोई भी जानकारी वैश्विक स्तर पर नहीं पहुंचा सकते विदाउट ब्लॉगिंग। तो ब्लॉगिंग के जरिए व्यक्ति अपने विचारों को न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं। ब्लॉगिंग वर्तमान युग में सूचना, अभिव्यक्ति और व्यावसायिक विकास का एक सशक्त माध्यम है। यह केवल व्यक्तिगत व्यावसायिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डिजिटल युग में ब्लॉगिंग का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह समाज के हर क्षेत्र में अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। तो हम इसे ये समझ सकते हैं कि ब्लॉगिंग जो है वो वर्तमान युग में अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो उसको बढ़ा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और दिन प्रतिदिन इसकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डायरी लेखन की भाषा पर विचार लिखिए। यानी कि डायरी लेखन जो होता है उसके अंदर हम एक भाषा का यूज़ करते हैं, एक पैटर्न का यूज़ करते हैं। वो जो पैटर्न, वो जो भाषा होती है वो क्या होती है, ठीक है, हमें इसके बारे में बताना है। सबसे पहले डायरी लेखन की भाषा पर विचार। डायरी लेखन एक व्यक्तिगत लेखन शैली है जो व्यक्ति के विचारों, अनुभवों और भाषाओं को अभिव्यक्त करने का माध्यम है। यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डायरी जो लेखन होता है ना, वो किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विचारों को बताता है और उसके अलावा अनुभवों और भावनाओं को भी शेयर करने का एक तरीके से माध्यम होता है। ठीक है, यह व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, स्मृतियों और दैनिक घटनाओं का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। यानी हमने आज के दिन में जो भी चीज़ें करी हैं उसको हम डायरी में लिखते हैं, जो जो हमारी यादें थी उसको डायरी में लिखते हैं, जो हमारे दिन में सारी चीज़ें गुजरी हैं उसको हम डायरी में लिखते हैं, तो उसको हम उसी को हम क्या कहते हैं, डायरी लेखन कहते हैं। डायरी लेखन की भाषा सहज, सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए, जो लेखक के मनोभावों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सके। यानी कि जब भी हम अपनी बातें अपने आप से कहते हैं तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं, तो उसी तरीके से हमें डायरी में भी लिखना होता है। तो भाषा बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा जो होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी देख लेते हैं कुछ विशेषताएं। सो डायरी लेखन की भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो पहला है सरलता और स्वाभाविकता। डायरी की भाषा सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। ये लेखक की वास्तविक घटनाओं और विचारों को प्रतिबंधित करती है। इसमें औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि बेसिकली हम ये नहीं कह रहे कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ करना है, आप बहुत ज़्यादा इसको सिंपल रख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। आज का दिन बहुत खास था।
मैंने अपने दोस्तों के साथ बिताया और दिल खोलकर हँसी। यानी कि हम ये कह सकते हैं आपको इसमें कोई भी फॉर्मल वर्ड का यूज़ कर नहीं करना है, आपको किसी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नहीं कहना है। आप जैसे चाहें अपनी डायरी को लिख सकते हैं क्योंकि वो आप खुद से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है? उसके बाद होता है आत्मीयता और भावनात्मकता, यानी कि एक टच फ़ील होना चाहिए कि हाँ, आप खुद के बारे में कोई चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है? डायरी लेखन में भाषा आत्मीय और भावनात्मक होती है। इसमें लेखक के निजी अनुभव और भावनाएं शामिल होती हैं, यानी कि हमारी खुद की फीलिंग्स होती हैं उसमें, जो पाठक के साथ एक गहरा संबंध स्थापित करती हैं, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे डायरी लेखन में भाषा पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता है, यानी कि हम जिस तरीके से चाहें वैसे लिख सकते हैं। लेखक अपनी भाषा शैली और शब्दों का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। यह अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का माध्यम होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बाउंड हो कि आप इस वाले सेंटेंस का यूज़ नहीं कर सकते या आप ये वाले वर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। नो, आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है आपका अनौपचारिकता। यहाँ पे डायरी लेखन में औपचारिक शब्दावली उपयोग नहीं किया जाता। इनमें अनौपचारिक दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आप अपने रेगुलर लाइफ में जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, जैसी भाषा का आप उपयोग करते हैं, आपको वही भाषा का उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो स्कूल्स में अपनी टीचर्स के सामने जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं आपको वो यूज़ करनी पड़े, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं व्याकरण और शैली की छूट। डायरी लेखन में व्याकरण और शैली के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। लेखक अपने भावों को जैसे तैसे व्यक्त कर सकता है, यानी कि ये नहीं है कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उसमें ग्रामर की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए या फिर उसमें कोई भी पंक्चुएशन का यूज़ अगर आपने नहीं किया है तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ग्रामर से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक कर सकते हैं जैसे आप चाहें। बस आपको क्या करना है, आपको अपने जो फीलिंग्स हैं, जो अपनी बातें हैं वो लिखनी होती हैं, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण है, आज मन बहुत बेचैन है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है। यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंसेस हैं उसकी मिस्टेक हो सकती है, सब्जेक्ट गायब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? उसके बाद संवाद शैली का प्रयोग करना, ये आपका छठा पॉइंट है। यहाँ पे डायरी लेखन में संवाद शैली का उपयोग भी किया जा सकता है। इसे अधिक जीवंत और दिलचस्प बनाती है, यानी कि जो हम संवाद शैली होती है ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो जिस तरीके से हम बात करते हैं उसी तरीके से हम अपनी डायरी से भी बात कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, देखिए, मुझे लगा वह मुझसे बात करेगी लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। मैंने खुद से पूछा क्या मैं गलत हूँ, शायद नहीं। यानी कि हम यहाँ पे खुद से बात करके खुद ही आंसर दे सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है? तो ये होती है आपकी संवाद शैली। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन निष्कर्ष देख लेते हैं। तो आपका निष्कर्ष है, डायरी लेखन की भाषा व्यक्ति की आत्मा और भावनाओं का आईना होती है, यानी कि हम बेसिकली कह सकते हैं कि जो हम सोच रहे हैं डायरी लेखन बिल्कुल वही होता है, ठीक है? यह जितनी सरल, स्वाभाविक और आत्मीय होगी उतनी ही प्रभावी होगी। डायरी एक ऐसा माध्यम है जहां व्यक्ति बिना किसी बाधा के अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, इसीलिए इसकी भाषा को लेखक की सोच और अनुभवों के साथ प्रवाहमान और सहज रहने देना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमें सिर्फ़ इसे सिंपल रखना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा उलझाना चाहिए। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका पर विचार कीजिए। यानी कि समाचार पत्र में जो संपादकीय है उसकी क्या भूमिका होती है। तो चलिए पहले परिचय पढ़ लेते हैं। समाचार पत्र लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। इसमें प्रकाशित संपादकीय यानी कि जो एडिटोरियल्स होते हैं, इसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है। यानी कि न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल वाले जो पेजेस होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं न्यूज़पेपर के लिए। संपादकीय किसी समाचार पत्र की आत्मा, उसकी वैचारिक दिशा को दर्शाता है। यह पाठकों को समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और अन्य समसामयिक मुद्दों पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि जो हमारा जो एडिटोरियल पेज होता है, ये बहुत सारे लोगों को ये बताता है कि हमारा जो समाज है वो आखिर किस सोच के ऊपर चल रहा है, समाज में कैसी चीज़ें चल रही हैं, जो हमारी राजनीति है वो किस सिचुएशन में है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो किन चीज़ों से गुजर रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें, वो हमें एडिटोरियल से ही मिलती है, ठीक है? तो उसके बाद यह संपादकीय न केवल जानकारी प्रदान करता है बल्कि विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण भी प्रस्तुत करता है। यानी कि ये हमें इन्फॉर्मेशन तो देता ही देता है, और उसके साथ जो उसके रीज़न है, जो उसका विश्लेषण है, जो उससे रिलेटेड जो दृष्टिकोण है, वो सारी चीज़ों को प्रस्तुत करता है, ठीक है? जो पाठकों को जागरूक और शिक्षित करता है। यानी कि जो पढ़ने वाले होते हैं उससे वो उस चीज़ के बारे में समझ पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं, शिक्षित हो पाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे संपादकीय जो होता है उसकी जो परिभाषा है उसको देख लेते हैं। संपादकीय एक समाचार पत्र का वह खंड है जिसमें किसी
महत्वपूर्ण मुद्दे, घटना या समस्या पर संपादक की राय और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा ले लिया, उसके ऊपर जो मुद्दा है वो डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर जो राय होगी वो डिस्कस की जाएगी, जो सोल्यूशन होंगे वो डिस्कस किए जाएंगे। तो बेसिकली एडिटोरियल में ये चीज़ों को ऐड किया जाता है। ठीक है, यह विचारशील लेख होता है। इसे समाज को दिशा प्रदान करना और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करना होता है। यानी कि जो हमारा समाज होता है ना, उसको अच्छी दिशा प्रदान करना ये एडिटोरियल का काम होता है, ताकि समाज अच्छे विचार ला सके, समाज में अच्छी चीज़ें हो सकें। ये सारी जो चीज़ होती है ये एक एडिटोरियल में बताई जाती हैं, ताकि जो समाज है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद देखिए समाचार पत्र में संपादकीय की जो भूमिका होती है वो क्या होती है। सबसे पहला, जनमत निर्माण में योगदान। संपादकीय किसी मुद्दे पर तथ्यों, तर्कों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनमत निर्माण का मतलब होता है जनता को एक दिशा में लेके जाता है। ठीक है, यह पाठकों को मुद्दों की गहराई से समझने और उनके पक्ष और विपक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि ये दिखाता है कि कोई भी जो मुद्दा है वो क्या है, कैसा है, कहाँ पर सही है और कहाँ पर गलत है, जिससे कि जो जो पाठक हैं वो ये निर्णय ले सकें कि वो चीज़ें अच्छी है या गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समाज में जागरूकता फैलाना। ठीक है, तो संपादकीय के माध्यम से समाचार पत्र समसामयिक विषयों जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाते हैं। यह पाठकों को उन मुद्दों के प्रति सचेत करते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो भी ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी इंसान को या उस देश में रह रहे लोगों को किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं, तो ये जो जो एडिटोरियल वाला पेज होता है ये उन मुद्दों पे जो है रोशनी डालता है और बताता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चीज़ को देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा समस्याओं का विश्लेषण और समाधान प्रस्तुत करना। संपादकीय किसी समस्या का विश्लेषण करता है और उसके समाधान के लिए सुझाव भी प्रस्तुत करता है। यह पाठकों और नीति निर्माताओं को समस्या को समझने और उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि अगर कोई भी समस्या है तो वो जो समस्या है उससे रिलेटेड क्या क्या समाधान हो सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में अवेलेबल होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीतियों की समीक्षा और आलोचना करना। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अगर कोई नीति बनाई गई है तो वो नीति सही है या गलत है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें एडिटोरियल में पता चलती हैं। सरकार और अन्य संस्थाओं की नीतियों और कार्यों की समीक्षा करना संपादकीय का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह नीतियों की सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर करता है, जिससे सरकार और जनमत के बीच संवाद और मजबूत किया जा सकता है। यानी कि सरकार की जो नीतियाँ हैं वो किस तरीके से सही हैं या किस तरीके से गलत हैं, ये सारी चीज़ों पर वो रोशनी डालता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठकों के लिए मार्गदर्शन। संपादकीय पाठकों को जटिल मुद्दों को समझने और अपने विचार विकसित करने में सहायता करता है। यह उन्हें विभिन्न दृष्टिकोणों से मुद्दों को देखने की क्षमता प्रदान करता है। यानी कि बेसिकली जो जो पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनकी जो सोच होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, चीज़ों को वो अलग नज़रिए से देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता का परिचय। एक अच्छा संपादकीय निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है। यह किसी मुद्दे के सभी पक्षों का गहराई से विश्लेषण करता है और तटस्थ दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं राजनीतिक और सामाजिक सुधार में भूमिका। संपादकीय राजनीति और सामाजिक सुधारों की आवश्यकता उजागर करता है। ये जनता की समस्याओं और चिंताओं को सामने लाता है और उन्हें हल करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि बेसिकली जो भी समस्या है उनको हम कैसे सामने ला सकते हैं, लोगों के कैसे उसको समझा जा सकता है और कैसे हल किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संपादकीय की प्रभावशीलता के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उनके बारे में बताया गया है। पहला है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता यानी कि जो संपादक है ना उसमें जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट होनी चाहिए। तो संपादकीय का विषय प्रासंगिक और समसामयिक होना चाहिए। यानी कि बेसिकली करंट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर लोगों को उससे रिलेटेड कोई इशू ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो लोग उसको नहीं पढ़ेंगे और ना ही उसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद होता है तथ्यात्मकता। संपादकीय में प्रस्तुत जानकारी तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ फैक्ट होने चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, तभी तो लोग उसको समझेंगे। उसके बाद होता है स्पष्टता और तार्किकता। यानी कि जो संपादकीय होता है वो बहुत ज़्यादा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए और तर्कपूर्ण होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वो उसको आगे समझ सकें, बता सकें। ठीक है, उसके बाद होता है संतुलन। संपादकीय को निष्पक्ष रहकर सभी पक्षों का विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो किसी भी चीज़ को गलत कह रहा है तो गलत कहते ही चला जाएगा, नहीं, उसको दोनों ही पक्षों का यानी कि पक्ष का और विपक्ष का दोनों का विश्लेषण करना होता है और फिर डिसाइड करना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पाठकों के संवाद। संपादकीय को पाठकों के संवाद स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि जो संपादकीय होता है उसमें इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि
जो पढ़ने वाले हैं उनकी जो क्षमता है, उनका जो संवाद है वो उसको बढ़ा सके। ठीक है, तो चलिए इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं। समाचार पत्र में संपादकीय की भूमिका समाज में जागरूकता फैलाने, जनमत निर्माण और नीति की समीक्षा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं लोग इससे अवेयर होते हैं, जनमत का निर्माण होता है और जो नीतियाँ होती हैं उनको समझने, उनको पहचानने और पक्ष और विपक्ष में निर्णय लेने की जो क्षमता आती है वो आ जाती है लोगों में। ठीक है, यह एक ऐसा मंच है जो पाठकों को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करता है। संपादकीय केवल एक लेख नहीं बल्कि एक विचारशील पहल है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लोग मजबूत होते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज भी जो है वो पॉजिटिव होता चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये जो क्वेश्चंस थे ये आपके हिंदी के क्वेश्चंस, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हिंदी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसकी 2 वीडियोज़ हैं, एक वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं एंड ये इसकी सेकंड वीडियो थी। और तो अब आपके फुल बुक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से कर पाएँ। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा करके आएँगे। ठीक है? तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम DU एजुकेशन क्लब है। उसके अलावा हमारे इंस्टाग्राम ID को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसका नाम भी DU एजुकेशन क्लब है। थैंक यू सो मच एवरीवन।